हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज के सेशन में हम लोग सीआरएम के विषय में पढ़ेंगे और सीआरएम को समझेंगे कि क्या एग्जैक्टली सीआरएम है और इसके रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। तो आज की ये जो सीरीज़ है इसमें हम लोग बेसिक सीआरएम को समझेंगे। एकदम बेसिक की चीज़ है ये। तो बेसिक टॉपिक को समझ लेंगे कि सीआरएम एग्जैक्टली क्या है और इसके एस्पेक्ट्स क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आज ये सेशन थोड़ा सा इंग्लिश में होने वाला है एग्जैक्टली थोड़ा सा इस वजह से क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला इसको ट्रांसलेशन करने का और बनाने का। आज थोड़ा टाइम की कमी की वजह से आज मैं इसका हिंदी वर्जन साथ में आपको नहीं दे पा रहा हूँ। बट कोई नहीं, इसको मैं पूरा फुल्ली वर्ड टू वर्ड आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जामिनेशन में अगर आपको पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर कर पाओ। और वैसे भी अगर इसको बहुत हिंदी में कर देते हैं ना तो आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा टिपिकल वर्ड्स हो जाते हैं जो थोड़ा सा समझने में दिक्कतें कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में क्या होता है कि जैसे ये मर्चेंडाइज लिखा है तो मर्चेंडाइजिंग जैसे वर्ड ही लिख देगा तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा मर्चेंडाइजिंग एक्जैक्टली होता क्या है। तो यहाँ पे कोशिश थोड़ा सा आप भी ये करिए कि आप चीज़ों को वैसे समझने की कोशिश करिए जैसा ओरिजिनल फॉर्मेट में हमको मिलता है। तो आज हम लोग सीआरएम के बेस को समझेंगे, एग्जैक्टली बेसिक चीज़ को क्या है। थोड़ा सा ये एक दो सीरीज़ ऐसी हो रही हैं कि रेलवे को ब्रेक करके मैंने बीच में मार्केटिंग दिया, मार्केटिंग को ब्रेक करके सीआरएम दे रहा हूँ। उसका रीज़न इतना ही है कि कुछ बच्चों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि सर एक एक वीडियो एटलीस्ट आप प्रोवाइड करा दीजिए, उसके बाद उसको कंटिन्यू करते रहिए। तो मैंने आज उसी एस्पेक्ट में सीआरएम का स्टार्टिंग का एक पार्ट मैं आपको आज दे रहा हूँ, बट इसके बाद कंटिन्यूसली जो है मार्केटिंग और रेलवे के कुछ वीडियोस आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी फर्दर डिले के और समझते हैं एग्जैक्टली सीआरएम क्या है। तो सीआरएम जैसे कि आप सभी ने इस चीज़ को शुरू से सुनते चले आ रहे होंगे जब से आपने डीएफसीसीआईएल का एग्जामिनेशन का फॉर्म डाला है जो ऑपरेशन एंड बीडी का है। और ये वैसे भी मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया पोस्ट कोड 33 के लिए मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ एग्जैक्टली सिर्फ इसी के लिए। अगर इसके अलावा आप कोई भी पोस्ट डाले हैं तो उसमें आपका जो रिलेटेड सब्जेक्ट आने वाला है वो आप केवल देखें। इसके अलावा ये टॉपिक अगर आपके एग्जामिनेशन में नहीं आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा उस चीज़ को अपडेट करें अपने आप को। तो अभी हम लोग सीआरएम के बारे में समझेंगे। तो सीआरएम एग्जैक्टली क्या है, इसको हम लोग कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट कहते हैं। तो अब ये कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट है क्या, तो सबसे पहले हम समझ लें कस्टमर कौन है, कस्टमर एग्जैक्टली क्या होता है। तो बहुत से ऐसे टर्म्स होते हैं जो हम लोग सुनते हैं कस्टमर कौन होता है। अब कस्टमर एक वर्ड आप सुनते होगे, एक आप सुनते हो बायर, एक आप सुनते हो कंज्यूमर, इस तरह के वर्ड सुनाई देते हैं हम लोगों को। और कुछ ऐसे एक आध वर्ड और होते हैं। तो ये कस्टमर, बायर, कंज्यूमर, ये कौन से वर्ड्स हैं, क्या ये सिमिलर हैं? कई बार एग्जामिनेशन में देखिए पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा जो है वो सिमिलर नहीं है। तो आप ज़रा बताइए कि कस्टमर कौन है, बायर कौन है और इसके अलावा कंज्यूमर कौन है। तो तीनों चीज़ों को समझिएगा कि कस्टमर कौन होता है एग्जैक्टली। कस्टमर देखिए वो बंदा है जो कोई भी, अगर मान लीजिए किसी शॉप पे गया और कोई प्रोडक्ट उसने देखा, उस जगह पे प्रोडक्ट को वो खरीद कर ले आया, वो चीज़ उसका वो कस्टमर बन गया। बट वो खरीद कर ले आया है, ज़रूरी नहीं है कि वो खुद यूज़ करे। भाई मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक दुकान पे गया और मैंने वहाँ पे बिस्किट खरीदे और बिस्किट मैं खाने के लिए अपने लिए नहीं लाया हूँ बल्कि मैं अपना पास कर दूंगा, उसको किसी बच्चे को दूंगा या किसी दूसरे व्यक्ति को खिलाने के लिए मैं ले जा रहा हूँ। तो मैं जब बिस्किट खरीद के लाया, मैं उस समय के टाइम में उसका कस्टमर था और ख़रीद कर तो लाया लेकिन मैंने उसको यूज़ नहीं किया, मैंने किसी और को ले जाके दे दिया। मैं केवल एक कस्टमर हूँ या उसी के एक सिमिलर वर्ड में कह लें सिनोनिम में मैं एक बायर हूँ, यानी मैंने केवल इस चीज़ को ख़रीदा है। बट जब हम कंज्यूमर की बात करते हैं तो कंज्यूमर कौन होता है, अगर मैं उस बिस्किट को ख़रीदने के बाद खा लूँ, उसको यूज कर लूँ, तो एग्जैक्टली मैं उस समय के टाइम में कंज्यूमर हो गया। तो ये चीज़ आप समझिएगा यहाँ पे कि एक कस्टमर जो है वो कंज्यूमर हो सकता है, ये चीज़ समझिएगा। बट कभी भी एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए क्या कंज्यूमर कस्टमर हो सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि कस्टमर जो कंज्यूमर है वो कभी भी कस्टमर नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता, ज़रा सोचिए कि क्यों नहीं हो सकता है। सीधी सी बात है, अगर सपोज़ करिए, फिर से एग्जांपल समझिए इसी चीज़ को कि आप एक दुकान से कोल्ड ड्रिंक खरीदी आपने, और कोल्ड ड्रिंक आपने, हो सकता है कि आपकी खुद की एक कोई दुकान है, आपने थोक में कोल्ड ड्रिंक खरीदी और अपने यहाँ दुकान पे रख के उसको बेच दी। जब आपने उसको ख़रीदा था तो आप उसके कस्टमर थे, आपने बाय किया और ख़रीद के अपने पास ला के रखा, बट वो किसी और को पास कर दिया। तो डायरेक्टली आप उसको यूज नहीं कर रहे थे, आपने किसी को डायरेक्टली पास कर दिया, आपने उसमें प्रॉफिट कमा लिया। ये तो हो गया, आप एक कंपनी के लिए आप कस्टमर तो हो गए। मगर एक बार आप उस चीज़ को खरीद के लाए, एक कोल्ड ड्रिंक का पीस, और आपने उसको पी लिया,
तो आपने उसको कंज्यूम कर लिया। लेकिन अब जब आपने कोल्ड ड्रिंक पी लिया है तो क्या पॉसिबल है आप किसी और को दोबारा पास कर पाओ, किसी को दे पाओ अपनी कोल्ड ड्रिंक? पॉसिबल नहीं है। तो आपने जब उसको कंज्यूम कर लिया है तो आप कस्टमर नहीं हो सकते। कंज्यूम करते ही आप वहाँ पे कंज्यूमर हो जाते हैं, और अगर कंज्यूम नहीं करते, केवल बाय करते हैं, तो आप बायर या फिर कस्टमर कहलाते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर है कि कस्टमर और बायर में या कंज्यूमर में क्या डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पर यही छोटी सी डिफरेंस को जो है कई बार एग्जामिनेशन में घुमा कर पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल एग्जैक्टली कि कंज्यूमर कैन बी अ बायर और नॉट, तो आपको आंसर देना होगा वहाँ पे कि कंज्यूमर जो है वो कस्टमर या बायर नहीं हो सकता है, बल्कि कस्टमर या बायर जो है वो कंज्यूमर हो सकता है। क्लियर है ये चीज़ें? चलिए अब इसको समझते हैं रिलेशनशिप क्या है। तो कस्टमर के साथ रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पे क्या है, कोई भी कंपनी किसी कस्टमर के साथ क्या रिलेशन बनाना चाहती है। तो देखिए, दुनिया में जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, एमएनसी हो, नेशनल हो, या इसके अलावा लोकल कंपनी हो, कोई भी हो, हर एक कंपनी का सीधा और फंडा है, मोटो है, अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करना और कंपनी को एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाना। तो उसका सीधा से फंडा क्या है, ये किस पर बेस होता है, जब उसके पास में कोई लॉयल कस्टमर होंगे, यानी जो उसकी चीज़ों को खरीद रहे हैं, अगर वो उस पर विश्वास करेंगे कंपनी को, तभी तो वो कंपनी की चीज़ें लगातार वो खरीदते रहेंगे लोग, अदरवाइज़ कंपनी की चीज़ें क्यों खरीदेंगे। सपोज़ कर लीजिए कि मार्केट में एक एप्पल की कंपनी आती है और उस एप्पल की कंपनी ने अपना मोबाइल मार्केट में बेचना शुरू किया। अब वो महंगा फ़ोन है, काफ़ी महंगा फ़ोन आप देखते हो एप्पल का आता है, लेकिन उसके बावजूद भी वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ़ोन है, इतना महंगा होने के बावजूद भी। और आप अपने मोहल्ले में देखते हो आसपास, तो आपके पास लोकल फ़ोन ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो आपको एक बार लगता होगा कि जब लोकल फ़ोन इतने ज़्यादा बिक रहे हैं तो नंबर 1 तो ये होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। नंबर 1 की कंडीशन पे एप्पल पहुंच रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ोन उसके बिक रहे हैं। ऐसी कंडीशन में अब क्या है कि एप्पल ने अपने ब्रांड को इस स्तर पे पहुंचा दिया है अपने वर्क के स्टाइल से कि लोग उसके फेथफुल हो गए, लॉयल हो गए उसके लिए, और उस पर विश्वास करने लगे। और आज उसका कस्टमर के साथ में अपना रिलेशन बना हुआ इस चीज़ का विश्वसनीय वाला कि वो कस्टमर को सेटिस्फैक्शन देता है अपने प्रोडक्ट के माध्यम से। तो ये है रिलेशनशिप। बट अब इसके बाद एक टर्म हम सुनते हैं मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट एग्जैक्टली क्या होता है कि कस्टमर को मैनेज करना ही उसका जो पूरा प्रोसेस होता है, बिजनेस के साथ डील करना, बिजनेस डील करना किसी के साथ में, वो एग्जैक्टली मैनेजमेंट कहलाता है। अब कस्टमर मैनेज का मतलब क्या है? कस्टमर मैनेज का मतलब ये है कि सपोज़ कर लीजिए कि आपका कोई शोरूम या एक बड़ी सी शॉप है। अब आपके पास में अलग अलग तरह के कस्टमर आते हैं, कोई लेडीज़ है, कोई जेंट्स है, कोई चिल्ड्रन है, कोई बुज़ुर्ग है, अलग अलग तरह के कस्टमर आते हैं। तो जाहिर सी बात है सबके इंटरेस्ट में, सबके जो कोई भी चीज़ का अगर मान लीजिए प्रेफरेंसेस लेके आते हैं, उन चीज़ों में हर एक में कोई ना कोई डिफरेंसेस मिलेगा। सबका कोई ना कोई डिमांड भी अलग अलग हो सकता है। तो ये जो एक आपके पास फ्लो आ रहा है कस्टमर का अलग अलग टाइप्स का, इनको मैनेज करने का प्रोसेस ही कहलाता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अगर क्लियर हो रही है तो एक बार चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आगे आपको इसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए अब समझते हैं एग्जैक्टली कि इसका डेफिनेशन किस किस तरह से हो सकता है। देखिए, डेफिनेशन एग्जाम में कई तरह से पूछा जा सकता है, तो आप कोशिश करिए कि इन चीज़ों को, डेफिनेशन को इस तरह से याद करने की। जैसे देयर कैन बी मल्टीपल डेफिनेशंस ऑफ CRM फ्रॉम डिफरेंस प्रोस्पेक्टिव। अलग अलग रूप में, प्रोस्पेक्टिव मतलब अलग अलग तरीके से CRM के अलग अलग जो है परिभाषाएं हो सकती हैं। अलग अलग डेफिनेशन, मल्टीपल मतलब कई प्रकार के, डेफिनेशन मतलब परिभाषाएं, डिफरेंस मतलब अलग अलग, और CRM आप समझ रहे हैं। तो CRM के जो एस्पेक्ट में है, इसके प्रोस्पेक्टिव में अलग अलग तरीके के डेफिनेशन हो सकते हैं। पहला डेफिनेशन क्या हो सकता है कि फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की दृष्टि से, अगर आप इसको इस ध्यान में रख के सोचें, केवल मैनेजमेंट करना मतलब मैनेज करना कोई चीज़ को, तो देखिए मैनेजमेंट किस चीज़ का होता है। जब हम कोई बड़े लेवल पे काम करते हैं तो हमें हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। सपोज़ करिए कि आपके यहाँ पे एक फंक्शन होने वाला है और आपने वहाँ पे फंक्शन, जैसे मान लीजिए कोई शादी का फंक्शन है, तो शादी के फंक्शन को मैनेज करना आप अच्छे से जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं। बहुत ज़्यादा उसके पीछे एक स्ट्रेस लगता है, स्ट्रैटेजी लगती है, हर एक पार्ट को अलग अलग आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है। टेंट वाले को अलग करना है, खाने वाले को अलग करना है, लाइटिंग वाले को अलग करना है, गाना बजाने वाले को अलग करना मैनेज। तो ये सारी चीज़ें आप मैनेज करते हो, फिर एक जगह उसको लेके आते हो, और तब आप अपना जो फंक्शन करना चाहते हो वो बिल्कुल आसानी से अच्छे से कर पाते हो। तो ये मैनेज करना एक बहुत बड़ा वर्क है, और इसके लिए भी टीम की ज़रूरत आपको पड़ती है। टीम कौन होता है? आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके परिवार के सदस्य हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, ये सब टीम का काम करते हैं। आपने किसी को काम दे दिया कि आप लोग चलो ठीक है टेंट वाले को देखो, आपने किसी को काम दे दिया, इस तरीके से अलग अलग मैनेजमेंट आप बांट देते हो चीज़ों को मैनेज करने के लिए। तो ये एग्जैक्टली मैनेजमेंट किसी बिजनेस में भी होता है।
तो सीआरएम में ये बिजनेस में जो मैनेजमेंट होता है वो उसके दृष्टि से अगर देखा जाए तो सीआरएम कैन बी डिफाइंड एज, तो सीआरएम को ऐसे जो है परिभाषित किया जा सकता है, व्याख्या उसकी की जा सकती है कि एज एन ऑर्गेनाइज्ड, की पूरी तरह से व्यवस्थित ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच ऑफ डेवलपिंग, यानी सबसे पहले तो इसका अप्रोच क्या होगा कि ऑर्गेनाइज तरीके से डेवलपिंग करने में, डेवलप करने में किसी चीज़ को, दूसरा मैनेजिंग, चीज़ों को व्यवस्थित करने में, और मेंटेनिंग, चीज़ों को अच्छे से बनाने में, मेंटेन करने में। अब प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप विद कस्टमर, कस्टमर के साथ में एक ऐसा रिलेशनशिप जो प्रॉफिटेबल हो। अब देखिए मेन मुद्दा यही है, हमारा कोई भी बिज़नेस हो, कोई भी बिज़नेस हो, हमारा सिंपल सा फंडा होता है कि हम उसे प्रॉफिट में ले जाएं, हम उसे अप ले जाएं, अप में यानी अप में ले जाएं, डाउन में नहीं। इस तरीके से कोई भी चीज़ हमारी सेल बढ़ रही हो तो बेसिक हमारा मोटो क्या होता है कि हम उसे प्रॉफिटेबल बनाते हैं। बट प्रॉफिटेबल हमारा बिज़नेस कब बनेगा, जब हमारा कस्टमर जो है वो प्रॉफिटेबल होगा। सपोज़ करिए कि मेरे पास एक शॉप है और शॉप पे सपोज़ मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि कैफ़े है, और कैफ़े पे मेरे पास में 100 लोग आते हैं एवरी डे, लेकिन उस 100 लोग में मैं ऐसा बिहेव करता हूँ कि एवरी डे वो 100 लोग मुझसे खुश होकर जाते हैं, और मेरे पास में 100 से वो 150 होते देर नहीं लगेगी, क्योंकि वो माउथ पब्लिसिटी करेंगे, आगे जाके लोगों को बताएंगे उसका बिहेव अच्छा है, वहाँ पे कॉफ़ी अच्छी मिलती, या और भी चीज़ें जो मैं सेल करता हूँ वो चीज़ अच्छी मिलती, तो मेरे पास बढ़ेंगे। बट अगर यही मान लीजिए कि वो मेरे कस्टमर तो हैं, बट वो उसमें से 20 ऐसे हैं जो कोई काम के नहीं, यहाँ आते हैं, बैठ के गप्पे मारते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, और उसके बाद मुझे उल्टा सीधा बोल के चले जाते हैं, ये भी होता है। इसके अलावा मेरा व्यवहार उनको शायद पसंद नहीं आ रहा, या कुछ ऐसा जिससे वो मेरे अब कस्टमर इस तरीके से नहीं, उनसे मुझे कोई फ़ायदा मिलता है, तो वो कस्टमर मेरे लिए यूज़फुल नहीं है, वो मेरे प्रॉफिटेबल कस्टमर नहीं होंगे। ऐसे कंडीशन में वो मेरे लिए कोई फ़ायदे के नहीं है। तो कस्टमर जो होता है एग्जैक्टली प्रॉफिटेबल होना चाहिए। हम अगर किसी भी चीज़ को सेल कर रहे हैं, उस चीज़ को जो प्रोडक्ट खरीदने वाला है, हम उसी कस्टमर को टारगेट करेंगे तो वही प्रॉफिटेबल होगा। ये चीज़ें यहाँ पे फोकस करने वाली होती हैं। तो पहला सीआरएम का डेफिनेशन ये हो सकता है। दूसरा डेफिनेशन अगर इसको देखा जाए तो इस तरह से भी हो सकता है। देखिए एग्जाम में कई बार क्या होता है कि डेफिनेशन एग्जैक्टली ये पूछ लिया जाता है इस तरह से, और पूछा जाता है कि व्हाट इट कैन बी सैड, इसे क्या कहा जा सकता है, तो आपको बताना होगा कि सीआरएम कहा सकता है कि इसे पूछ लिया कि कैन बी डिफाइंड एज द ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच ऑफ डेवलपिंग, मैनेजिंग एंड द मेंटेन्ड एंड अ प्रॉफिटेबल कस्टमर विद कस्टमर्स इज कॉल्ड। अब कॉल्ड आपको बताने के बाद बताना होगा दैट कॉल्ड द सीआरएम मैनेजमेंट या फिर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इस तरह से चीज़ें पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं कि बाय इक्वेटिंग द टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी का सहारा लेकर उसके माध्यम से जो चीज़ें हम करते हैं कि आईटी ऑर्गेनाइजेशन यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज की डेट में सबसे बड़ी चीज़ है। देखिए आज की डेट में दुनिया में जितनी भी कंपनियां हैं, वही कंपनी राजा है या वही कंपनी सबसे बड़ी है जिसके पास में बहुत ज़्यादा डेटा है। और डेटा कहाँ से मिलता है, डेटा सारा का सारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिलता है। अभी सपोज़ करिए कि आप मेरा वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब पर देख रहे हो, तो आप जैसे मेरा वीडियो देख रहे हो और मैंने इसके टैगिंग की हुई है सीआरएम की और टैगिंग की हुई है DFCCIL की, तो ये जो डेटा मेरा फीड है, ये डेटा आपके देखने की वजह से मेरे और आपके बीच में जो एक लिंक बन रहा है, आपने सर्च जो किया, मैंने जो प्रोवाइड किया, उन दोनों के बीच में एक लिंक बन गया कि जो आपने सर्च किया, मैंने जो प्रोवाइड किया, वो कनेक्टिंग हो गया। तो इससे क्या होगा कि ये डेटा सेव कर लेगा गूगल अपने पास में, एनालिटिक्स में और अपने डेटाबेस में, जिससे नेक्स्ट टाइम आप जब भी अपना यूट्यूब ओपन करोगे या अपना मोबाइल ओपन करोगे तो आपको इसी से रिलेटेड वीडियो के पॉपअप या फिर इसी वीडियो से रिलेटेड आपके पास मैसेज पहुंचने लगेंगे। तो ये कहाँ से होता है, ये सीधे और सीधे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से होता है, डेटाबेस से होता है। तो एग्जैक्टली यही चीज़ कंपनियां यूज़ करती हैं और ये सबसे बड़ी चीज़ है आज की डेट में, यानी इसके लिए कंपनियां अरबों करोड़ों रुपए खर्च करती हैं आज की डेट में। अभी मैं आगे उस चीज़ को और डिफाइन करूँगा कि कहाँ कहाँ पर ऐसे प्रोसेस होते हैं, कि किस किस जगह पर प्रयोग होता है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाने वाले हैं कि कौन सी कंपनी किस टूल का यूज़ करती है और किस तरह से कस्टमर को रिटेन करती है, अपने पास लाती है, ये चीज़ें। तो आईटी ऑर्गेनाइजेशन जो है डिफाइन सीआरएम एज द सॉफ्टवेयर दैट द असिस्ट मार्केटिंग। अब ये आईटी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए जो कंपनियां होती हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में प्रयोग करती हैं सीआरएम को, कि वो एक सॉफ्टवेयर का माध्यम लेती, प्रयोग करती हैं, और सॉफ्टवेयर के तरीके से क्या करती हैं कि वो मार्केटिंग को असिस्ट करती हैं, मर्चेंडाइजिंग यानी व्यापारीकरण करती हैं, मार्केटिंग मतलब प्रचार करना, अपना प्रसार करना और चीज़ों को लोगों के सामने प्रस्तुत करना, और सेलिंग, वहाँ पे सेलिंग भी करती हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या होता है, आप जैसे यूट्यूब ओपन करेंगे तो आप जैसे यूट्यूब में वीडियो देखना शुरू करते हैं, आपने सीआरएम का देखना शुरू किया, तो सीआरएम के सॉफ्टवेयर के भी आपको हो सकता है कि वहाँ पे एक ऐप, वो क्या नाम, ऐड दिखाई दे, आपको सामने नज़र आए कि वो ऐड ले लीजिए, देख लीजिए। मार्केटिंग की चीज़ें
अब यहाँ पे मार्केटिंग के टूल, मार्केटिंग सीखने से रिलेटेड सारी चीज़ें जो हैं आपको ऐड दिखाने लगेगा और अपने प्रोडक्ट का वो मार्केटिंग करने लगेगा आपके सामने। इस तरीके की चीज़ें होंगी और फिर उसी से रिलेटेड होने वाली सेल्स को भी दिखाएगा। सपोज़ आपको बोलेगा कि मार्केटिंग के आप इस कोर्स को ले लीजिए, मार्केटिंग का ये सॉफ्टवेयर खरीद लीजिए, ये एक्सपेक्टेशन मानते हुए कि आप एक कोई ऐसे कस्टमर है जिसको मार्केटिंग के टूल्स की ज़रूरत है, इस तरह से। तो ये सब प्रोसेस इसमें सीआरएम में होते हैं। इस वजह से तो कई बार क्या कंपनियां करती हैं कि टेक्नोलॉजी का सहारा लेके आईटी ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो इस डेटा को कलेक्ट करती हैं और सॉफ्टवेयर के माध्यम से क्या क्या परफॉर्मेंस करती हैं। पहला मार्केटिंग का, मर्चेंडाइजिंग का, सेलिंग का और स्मूथ सर्विस ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस। अपने बिजनेस का एक स्मूथ सर्विस ऑपरेशंस जो आसानी से आपकी पहुंच में आ सके, ऐसा एक बिज़नेस। तो कंपनी आपके लिए बहुत चीज़ें ऐसे ऑप्शन देती है कि जैसे आपने एक कोई भी एक प्लेटफॉर्म खोला, उस प्लेटफॉर्म के नीचे जब आपको कोई ऐड दिखाई देता है किसी प्रोडक्ट का, तो नीचे एक कॉलम मिल जाता है आपको तुरंत ही बटन बाय नाउ, कि तुरंत के तुरंत आपको आसानी से ऑप्शन दे दिया कि आप वहीं पे ऑनलाइन उसी जगह पे खरीद लो, आपके पास वो प्रोडक्ट तुरंत घर पहुँच जाएगा। तो सीधी सी बात है, कंपनी कोई आपको फ्री में तो दे नहीं रही है, उसके लिए कंपनी आपसे पेमेंट ले रही है। और कंपनी ने किस लिए पेमेंट लिया है, हर चीज़ें ये करते हुए सब मिला लेती है। वो मार्केटिंग कर रही, खर्चा मर्चेंडाइज पे खर्चा कर रही, सेलिंग कर रही है, आपके लिए पहुंचा रही वो चीज़ें, ये सब सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस को प्रॉफिट में ले जाने के लिए है। तो सीआरएम में ये चीज़ें होती हैं कि कंपनी कौन कौन से वर्क को फ्लो में ला रही है, कौन कौन से चीज़ों को वो अपने हेल्प में ले रही है वर्क करने के लिए, उन सब चीज़ों को देखा जाता है सीआरएम में। तो ये डेफिनेशन इसकी हो सकती है। द नेक्स्ट वन, ऐसे डेफिनेशन भी हो सकती है कि एज पर द फ्रांसिस बटेल। अब ये एक बहुत जो है अर्थशास्त्री रहे हैं और ये दुनिया के पहले प्रोफेसर थे सीआरएम के। ये भी चीज़ यहाँ ध्यान रखेंगे, अगर कभी आपसे नाम पूछ लिया जाए कि फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ सीआरएम, तो आपको नाम ध्यान रखना है फ्रांसिस बटेल। अब वर्ड्स फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ सीआरएम देखिए, कहा भी गया आगे कि ये दुनिया के पहले प्रोफेसर हैं सीआरएम के रिलेटेड, एंड इट इज़ द कोर बिजनेस स्ट्रैटेजी। अब इनके अनुसार जो सीआरएम के बिजनेस का, सीआरएम का एग्जैक्टली डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज़ द कोर बिजनेस स्ट्रैटेजी। यह एक बिल्कुल नितांत केंद्रीय जो है स्ट्रैटेजी है, परिचालन है, मतलब पूरा तैयारी है कि जब हम एक तरकीब सोचते हैं किसी चीज़ को करने के लिए, स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं, जैसे हमने पूरी प्लानिंग की है, वो चीज़ें हैं बिल्कुल केंद्रीय तौर पे, कि दैट द इंटीग्रेट्स इंटरनल प्रोसेस एंड फंक्शन। जो इस बात में शामिल होता है कि जो इंटरनल फंक्शन है, अब किसी कंपनी के इंटरनल फंक्शंस हैं और उसके जो प्रोसेस हैं उन पर फोकस करता है। अब कोई भी कंपनी आ रही है आपके सामने, सपोज़ करिए कि आपके पास में आसपास कोई ऐसी कंपनी नामी गिरामी जो है पहले से मौजूद है। सपोज़ एग्जांपल के तौर पे लेते हैं जैसे कार, आपके पास में देखिए बहुत सी कंपनियां कार की मौजूद हैं। यहाँ पे महिंद्रा की कारें भी आती हैं, सुजुकी, मारुति सुजुकी की भी कारें आती हैं, हुंडई की भी कारें आती हैं, टाटा की आ रही हैं और इसके अलावा आपको टोयोटा की भी आ रही हैं। और ये जमी जमाई कंपनियां, पहले से इन्होंने अपने मार्केट को यहाँ पूरा जमा रखा है धर के कस के, मतलब सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। बट सोचिए कि अगर इसके बीच में कोई नई कंपनी आती है और वो नई कंपनी यहाँ जमना चाह रही है, तो उसको क्या करना होगा, उसको सबसे पहले अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करनी होगी इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग। अब सपोज़ करिए एमजी मोटर आ गई। एमजी मोटर आपने कंपनी देखी होगी, ये आजकल कंटिन्यूसली चल रही है, और डेटसन है, एमजी मोटर है, ऐसी कई कंपनियाँ आ चुकी हैं हमारे आसपास। या इसके अलावा किया एक कंपनी आई है। तो ये सब फोर व्हीलर्स की कंपनी है, ऑटोमोबाइल की। तो ये कंपनी जब मार्केट में आ रही है, इंडियन मार्केट सबसे बड़ी है वर्ल्ड में आज की डेट में, जो है एक बड़ी मार्केट के रूप में इंडियन मार्केट सामने लोगों के है। तो इसमें अगर वो उतरना चाहते हैं तो उनके क्या करना होगा, सबसे पहले उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी तैयारी करनी होगी, प्लानिंग करनी होगी कि मार्केट एग्जैक्टली है कैसा, किस तरह के लोग हैं, कितना उसका खरीदने की क्षमता है, किस किस तरीके की उनके इंटरेस्ट हैं कार को लेने को लेकर। फिर उसके बाद में क्या करेगा, वो अपने इंटरनल प्रोसेस को, इंटीग्रेट्स प्रोसेस को, पूरे फंक्शन को चेंज करेगा इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग। अभी बाहर विदेश में बेच रहा है तो विदेश में बेचने का उसका तरीका और फंक्शन सारी चीज़ें अलग हो सकती हैं, बट इंडियन मार्केट एक अलग तरीके से। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हर बंदा जो है वो टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है। जैसे आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो 90% आदमी जो है ऐसे भी मिल जाएंगे आपको, गाँवों में जाओगे जहाँ पे आपको 90% आदमी ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे वो मोबाइल प्रयोग करते नहीं है। अब उनमें कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत पैसे वाले हैं लेकिन मोबाइल प्रयोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें फंक्शन चलाना नहीं आता है। इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन हाँ, हो सकता है कि वो कार खरीदने के शौकीन हो, अब कार चलाने के लिए वो ड्राइवर तो रख ही सकते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो इंडिया में कोई भी अगर मार्केट आती है उसको स्ट्रैटेजी तैयार करनी होगी कि हम इंडिया के अंदर जा रहे हैं तो उसको प्रोसेस फंक्शन का क्या होगा, तो उसे ये सोचना पड़ेगा। एंड एक्सटर्नल नेटवर्क,
ये सारी चीज़ें उसे प्रोसेस करनी पड़ेंगी टू क्रिएट एंड डिलीवर द वैल्यू ऑफ द टारगेट कस्टमर। अब उसे पर्टिकुलर कस्टमर तक पहुंचने के लिए, टारगेट कस्टमर का मतलब जो उसकी चीज़ों को खरीद सके, उस तक पहुंचने के लिए एक स्ट्रैटेजी तैयार करनी पड़ती है। वही हम लोग सीआरएम में देखते हैं। अब सपोज मैंने जैसे अभी आपको बताया कि गाँव की तरफ रुख किया, और गांव में मान लीजिए 100 लोग रहते हैं और 100 लोग में सबकी तो क्षमता नहीं होगी कार खरीदने की, उसमें कोई 2 लोग होंगे या हो सकता है 3 लोग होंगे। तो कंपनी क्या करेगी, सब पे जो है फोकस नहीं करेगी। उसे लगेगा कि इसके पास पैसा है और पैसा के साथ इसको ज़रूरत भी है कार की, तो वो उसी पर टारगेट करेगी। एग्जैक्टली टारगेटेड कस्टमर। अभी आप कोई भी चीज़ मोबाइल में सर्च कर रहे हो, तो जो चीज़ आप सर्च करते हो देखते हो आप, उसी के ऐड आपको उसके पास आने लगते हैं। तो उसका रीज़न क्या होता है कि आप एक टारगेट कस्टमर बन गए, कि आप कंपनी ने डेटा आपका देखा, जो डेटा कंपनी के पास पहुंचा, तो उससे उसने आइडिया लगा लिया कि आप ये चीज़ें खरीदने वाले हो या ये चीज़ ढूंढ रहे हो, तो आपको उसको टारगेट करके आपके पास में उसी चीज़ के ऐड दिखाना शुरू कर देता है। तो ये चीज़ें होती है टारगेट कस्टमर को पहुंचाने के लिए। और ऐड प्रॉफिट, यानी उससे फाइनली क्या कमाना है कंपनी को, फ़ायदा। ये चीज़ें होती हैं। देखिए मैं डिटेल में इतना इसलिए बता रहा हूँ आपको, आप एक बार समझ गए ना सीआरएम एग्जैक्टली क्या होता है, तो आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी और आगे क्वेश्चन का फ्लो बढ़ जाएगा और आप उसको अटेम्प्ट बहुत आसानी से कर पाओगे। अभी टाइम टेकन ज़रूर लग रहा है थोड़ी चीज़ों को समझने में, लेकिन आपको इसको जो है अटेम्प्ट करते समय क्वेश्चन को क्लियर बिल्कुल दिमाग में रहेगा, क्रिस्टल क्लियर, कि आपको ऑप्शन डायरेक्ट दिखाई देगा कि मुझे ये चूज़ करना है, ये चीज़ें। तो इस तरह की चीज़ें समझने के लिए थोड़ा सा समय देना होगा। पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, चीज़ें क्लियर होंगी, उसके बाद हम आगे स्पीड बढ़ाएंगे इसकी, कंटिन्यूसली समझेंगे आसानी से। अभी बेसिक की मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा जो है टाइम टेकन हो सकता है आपके लिए। और एक बार समझ गए तो आपको खुद लगेगा बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को आप कर पा रहे हैं। इट इज़ ग्राउंडेड ऑन हाई क्वालिटी कस्टमर। सबसे पहले ये जो हाई क्वालिटी कस्टमर्स हैं, यानी कि जो उनके एस्पेक्ट्स होते हैं कि ये बाय कर ही सकता है इस तरीके का, ये फंडा वो दिमाग में लेके चलते हैं कि पर्टिकुलर जो मेरे पास में कस्टमर है वो इस चीज़ को खरीद सकता है, इस चीज़ को सोच कर कस्टमर को वो चलते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ें होती हैं कस्टमर के कंपनी के साथ में। एंड डेटा एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दोनों को वो प्रयोग करते हैं हाई क्वालिटी कस्टमर को रिटेन करने के लिए, डेटा एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो ये प्रोसेस बेसिकली ये लोग कंपनियां यूज करती हैं। इसके अलावा ये तो बेसिक चीज़ें हुई कि यानी डेफिनेशन हुआ सीआरएम का, डेफिनेशन क्या क्या हो सकता है, आपने चीज़ों को समझा। अब उसके बाद प्राइमरी गोल क्या होता है सीआरएम का, ये बिल्कुल समझ लीजिए कि यानी मुख्य बात सीधी सीधी क्या है, इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी सबसे पहला। अगर ऑप्शन आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज़ प्राइमरी गोल ऑफ सीआरएम, तो सबसे पहला प्राइमरी गोल क्या होता है, इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी। लॉयल्टी का मतलब वफादारी। अब आप एग्जैक्टली कस्टमर आप किसी कंपनी के अगर बन रहे हो तो आप क्या करोगे, सपोज करिए एग्जाम्पल के तौर पे आप एक शर्ट लेकर आए, ठीक, समझिएगा चीज़ को ध्यान से। आप शर्ट जो है कंपनी एक कोई आपने चूज़ कर ली कि आपको बहुत अच्छी कंपनी लगती है, सपोज करिए आप पेंटालून से एक शर्ट लेके आए और आप पेंटालून की कंपनी का शर्ट जो लेके आए हैं वो आपको बहुत पसंद आई, कलर भी अच्छा है, कपड़ा भी अच्छा है, डिज़ाइन भी अच्छा, सारा कुछ अच्छा, फिटिंग भी अच्छी देता है। तो आप को अगर वो चीज़ पसंद आएगी तो अगली बार आप उसे लोगे, और अगर नहीं पसंद आया तो आप वहीं पे तुरंत ही उसको बंद करके आप दूसरी विमल की कंपनी की तरफ चले जाओगे, इंडियन या सियाराम कंपनी की तरफ चले जाओगे, या लंदन कुटन्स की तरफ चले जाओगे, कोई भी दूसरी कंपनी को आप तुरंत चूज़ कर लोगे। तो जब आप उसी को पसंद करके वही कंपनी का प्रोडक्ट दोबारा खरीद रहे हो तो आप उसके लॉयल कस्टमर हो। और एग्जैक्टली कस्टमर, आप कंपनी ने आपको ऐसा प्रोडक्ट दिया जिससे आपकी लॉयल्टी बनी, यानी आपको कस्टमर बनाने के लिए कंपनी ने वो क्वालिटी प्रोवाइड की। अगर वो क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करती उस पैसे में जितना आपने खर्चा किया शर्ट पे, तो आप छोड़ के चले जाएंगे कंपनी। तो एग्जैक्टली यही होता है मार्केट में। अभी आप देखिए आसपास में कि सभी जितने भी लोग होते हैं, ज़्यादातर आपको क्या मिलेगा आसपास में कि सभी लोग हैं, मोस्टली मोटरसाइकिल की बात करें तो हमारे इंडिया में हीरो होंडा मोटरसाइकिल जो है ज़्यादातर लोग खरीदते हैं। आप देखे होगे ये चीज़ ध्यान में। अभी तो वो हीरो बची, केवल होंडा अलग हो गई है, बट हीरो होंडा जो कंपनी है, इसमें हीरो होंडा की कंपनी की अभी बार बार मुँह से वही निकलेगा क्योंकि हीरो होंडा कंपनी बहुत टाइम से इंडिया में रही है। तो एग्जैक्टली इसके लॉयल कस्टमर हो गए। और आप देखते हो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक आज की डेट में हीरो होंडा ही है। कैसे हुआ? क्योंकि कंपनी ने क्या किया कि सभी कस्टमर को ऐसे प्रोडक्ट दिए जो उसके पसंद के हैं और उससे उसकी पूरी सेटिस्फेक्शन हुई। यानी कस्टमर लगातार क्या हुआ, उससे बनता गया और उसकी लॉयल्टी बढ़ती गई। उसे लगने लगा कि हीरो होंडा की कंपनी जो है बेस्ट है मोटरसाइकिल में, इससे अच्छी कुछ भी नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वही बिकने लगी। अब ऐसा नहीं केवल हीरो होंडा 100% बिक रहा है, मार्केट में और भी मोटरसाइकिल की कंपनियाँ हैं जिसके प्रोडक्ट बिकते हैं, लेकिन
इस सबसे ज़्यादा हीरो होंडा के होने के कारण क्या है, इसकी लॉयल्टी बढ़ी। अब कई बार कंपनी क्या होती है कि कोई दूसरी आई और वो कंपनी कुछ मोटरसाइकिलें बेच कर चली गई, लेकिन वो उसके लॉयल कस्टमर नहीं बना पाई, धीरे धीरे कस्टमर उससे हटने लगते हैं। जैसे आप देखिए टीवीएस की मोटरसाइकिलें आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी। रीज़न क्या है कि इसने कंपनी ने जो भी प्रोडक्ट निकाला अपनी लॉयल्टी को जनरेट नहीं कर पाया, वो इसी वजह से कस्टमर उसके रिटेन नहीं हुए और कस्टमर जाते रहे। धीरे धीरे वो कंपनी एक ऐसी स्टेज पे पहुंच चुकी जो बंदी के कगार पे आ रही है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब हम किसी कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं और वो कंपनी का प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छा होता है तो हम उसके साथ बने रहते हैं, वही लॉयल्टी हमारी हो जाती है। तो कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ाने के लिए, इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी बढ़ाने के लिए सीआरएम के प्रोसेस को, सीआरएम के फंडामेंटल को यूज किया जाता है। मुख्य बिंदु यही है। एंड टर्म्स इंप्रूव बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी। और सबसे ज़्यादा मुद्दा बड़ा क्या होता है कि कंपनी क्या कर चाहती है, फाइनली बिजनेस को प्रॉफिटेबिलिटी यानी फ़ायदे तक ले जाना चाहती। कोई कंपनी नहीं चाहती मेरा बिजनेस घाटे में जाए। तो सीधा सा फंडा है, कंपनी चाहती है प्रॉफिट हो और उसके लिए क्या करना होगा, सीआरएम के सारे एस्पेक्ट को यूज करना होगा, जो भी थ्योरी, जो भी थीसिस है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं सीआरएम के बेसिक में। आई होप कि आपको सभी को क्लियर हो रही चीज़ें। अगर क्लियर हुई तो एक बार सेशन को शेयर मार दें सभी के साथ में, और आगे चलिए देखते हैं इसके बाद कि क्या सीआरएम में और बेसिक चीज़ें हो सकती हैं। चलिए आगे देखते हैं कि सीआरएम में एग्जैक्टली कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीआरएम। अब सीआरएम में एग्जैक्टली सम्मिलित कौन कौन सी चीज़ें होती है, पॉइंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, चीज़ें पॉइंट से समझिएगा कि आपसे कई बार पूछ लिया जाता है सीआरएम का हिस्सा क्या नहीं है। तो जो है हमें वो पता होगा तब तो हम बता पाएंगे कि क्या नहीं है। ऑप्शन आपको मान लीजिए 5 दे दिया और पूछा इनमें से सीआरएम में क्या नहीं आता है, या आपसे ऐसे पूछ लिया वही एक ऑप्शन देके और बाकी के 4 ऑप्शन उसमें अलग दे दिए कुछ भी। आपसे उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि इनमें से क्या सीआरएम के अंतर्गत आता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को समझिएगा तभी आप क्लियर कर पाएंगे। कई बार उदाहरण के माध्यम से भी पूछा जाता है, तो इस चीज़ को समझने के लिए आप बेसिक चीज़ों को क्लियर करें। अब हमें इसमें क्या देखना है कि टेक अ लुक एट द फॉलोइंग इलिस्ट्रेशन, कि जो ये इलिस्ट्रेशंस है यानी कि उदाहरण सहित पूरा एक चित्रण दिया गया है उसको ध्यान से देखें। इट शोज द इंग्रेडिएंट्स दैट वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ सक्सेसफुल सीआरएम सिस्टम। एग्जैक्टली ये इंग्रेडिएंट्स क्या करता है कि वर्क करता है उस चीज़ को टुगेदर फ्रॉम द सक्सेसफुल सीआरएम सिस्टम, कि सीआरएम सिस्टम का जो सक्सेसफुल एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है उन चीज़ों को हमें क्लियरली समझाता है कि क्या एग्जैक्टली सीआरएम में हम कौन कौन सी चीज़ों को मेंशन करते हैं। तो देखिए ध्यान से चीज़ों को समझिए और याद करते चलिए। पहला, सबसे पहले हम ध्यान से समझते हैं कि क्या होता है हमारे पास में, कि जितना भी हमारा वर्क होता है उसमें हम हर अलग अलग तरीके की चीज़ें करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसमें हम मार्केटिंग करते हैं अपनी चीज़ों की, जितनी भी चीज़ें हमारे पास होती हैं। फिर उसके बाद में हम मार्केटिंग करने के बाद में फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, हम लीड मैनेजमेंट करेंगे। मार्केटिंग किया हमने, कस्टमर मेरे पास आया, अब हमें पता चला कि कोई कस्टमर ऐसा है जो मेरे प्रोडक्ट को खरीदने वाला है। सपोज़ करिए मैं कोई बड़ी चीज़ को बेच रहा हूँ, जैसे मैंने फिर वही बात करूँ घुमा फिरा के, कार में बेचने वाला हूँ, या समझ लीजिए फ्लैट बेच रहा हूँ मैं। अब मैं फ्लैट सब तो नहीं खरीदेंगे मार्केट में खड़े हुए लोग जितने भी हैं। हो सकता है कि ऐसे मेरे पास टारगेट कस्टमर आ गए, मैंने मार्केटिंग की और उसमें से 2 ऐसे लोग मुझे दिखे कि जो फ्लैट खरीदना, जिनकी नीड है, जिनको ज़रूरत है और वो मतलब चाहते हैं फ्लैट को खरीदना। और मैं उस समय के टाइम में क्या करूँगा कि वो लीड पकड़ूंगा, तुरंत ही मुझे पता चलेगा जैसे, तो मैं अपनी टीम लगा दूंगा कि भाई इन दोनों को पकड़ो और देखो कि कौन इसको खरीदना चाहता है और उसको समझाओ अपनी स्कीम को और सीधे सीधे उसको सेल कर दो अपने प्रोडक्ट को, यानी कि फ्लैट को। तो वो लीड जो मुझे मिली है, जिससे मुझे पता चला है कि वो एग्जैक्टली कस्टमर मेरा बनने वाला है, वो लीड मैनेज करूँगा, मैं उसको व्यवस्थित करूँगा मार्केटिंग के बाद में। फिर एचआर मैनेजमेंट। अब एचआर मैनेजमेंट, जो मैंने लीड मुझे मिली थी ना, मैंने उसको भेजा एचआर डिपार्टमेंट को। अब एचआर डिपार्टमेंट क्या करता है कि जैसा जो स्किल वाला बंदा मेरे पास होगा उसको वैसा ही काम सौंपा जाएगा। अब जैसे मेरी एक कोई कंपनी है, उस कंपनी में अलग अलग टाइप के लोग होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं, एक्सपर्ट हैं, बट वो अच्छा बोल नहीं सकते हैं, लोगों को समझा नहीं सकते हैं। बट कुछ ऐसे होंगे जो वाक्पटु तो होंगे, मतलब बहुत अच्छी उनके टॉकेटिव स्टाइल है, बोलने की स्टाइल है, लोगों को अपनी बात में वो फंसा सकते हैं, यानी सामने वाले को अपनी स्कीम को समझा सकते हैं और उनको मैं कोई भी चीज़ दे दूँ वो बेच देंगे। ऐसी चीज़ें, कंडीशन, उनके पास क्वालिटी है, मैं उनको उस तरीके का काम दूंगा। फिर मेरे पास तीसरा बंदा क्या है कि मेरे पास में कुछ लॉ एंड रेगुलेशंस बनाने वाले, जो एक ऐसा सेल है जो मेरा लीगल वर्क देखता है, मैं उस कंपनी को उसका काम दूंगा। तो ऐसे जो चीज़ें मैनेजमेंट होंगी वो सब कहलाती है क्या, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, यानी एचआर डिपार्टमेंट जो मेरा होगा वो ये काम करेगा।
फिर उसके बाद अगले एस्पेक्ट में मैं चलूँगा CRM के अंदर कि कस्टमर बनाने के लिए मुझे ये भी ज़रूरत होगी ना, मैं कस्टमर की केयर करूँ, कस्टमर केयर का एक डिपार्टमेंट बनाऊँगा मैं कि अगर मेरे पास में प्रोडक्ट सेल हो रही है तो सारा का सारा कस्टमर तो मुझसे सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर मुझे बिज़नेस अच्छा चलाना है तो क्या करूँगा मैं कि हर एक कस्टमर का एक डेटा लूँगा और कस्टमर की जो भी क्वेरीज़ होंगी, चाहे वो शिकायत हो और चाहे वो कोई भी मेरे लिए प्रशंसनीय चीज़ हो, अप्रेजेस हो, वो सारी चीज़ों को मैं नोटिस करूँगा और मैं देखूँगा कि जो जो मेरी क्वेरी को मतलब जो मेरे अगेंस्ट में हैं, जो मेरी कंप्लेन कर रहे हैं, मुझे तो पता चल गया ना कि अब ये मेरे कस्टमर नहीं रहने वाले हैं, बट मैं आगे आने वाले टाइम में ये कोशिश करूँगा ना कि वो जो मेरी कमियाँ बता रहे हैं मैं उसको इम्प्रूव करूँ, HR डिपार्टमेंट में भेजूँ उसे और उसको इम्प्रूवमेंट में डाल दूँ, इस तरीके की चीज़ें। और जो मेरे लॉयल कस्टमर बन रहे हैं, जो मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, मैं उसको भी नोटिस करूँगा एग्जैक्टली लोगों को पसंद क्या आ रहा है, उससे मुझे पता चलेगा तो मैं उस चीज़ को प्रोडक्शन बढ़ा दूँगा। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो कस्टमर का केयर करना कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उससे कंपनी को कस्टमर का इंटरेस्ट, उसकी टेंडेंसी, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। उसकी रुचि किस चीज़ में है, उसके विचार क्या कहते हैं, कैसी कैसी चीज़ों को पसंद करता है। सपोज़ करिए कि मैं कपड़े बेचता हूँ और कपड़े मैं जेंट्स के बेचता हूँ बेसिकली, और जेंट्स में मेरे पास में कस्टमर केयर से बहुत से ऐसे लीड्स आई हैं, बहुत सी चीज़ें पता चली भाई ज़्यादातर कलर बिक रहे हैं वाइट कलर के या फिर पिंक कलर के या फिर पर्पल कलर के। इसके अलावा फिर मैंने देखा कि जो मैंने 5 तरीके के अगर डिज़ाइन मैंने बनाए थे 1 2 3 4 टाइप का, तो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड टाइप के डिज़ाइन ज़्यादा बिकने की कंडीशन है, यानी लोग पसंद कर रहे हैं, बट थर्ड और फोर्थ वाला थोड़ा कम है इन दोनों के कंपेयर में। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को बंद करके इसकी जगह पे कुछ 2 नए प्रोडक्ट बना दूंगा 3 और 4 करके। तो ये चीज़ें जो मैनेज होंगी ना, ये सब कस्टमर केयर के करने पर होंगी। कस्टमर के जो भी क्वेरीज होंगी उनको पूरी करने के बाद ही हो पाती हैं। फिर उसके बाद बिजनेस रिपोर्ट्स। अब मैं बिजनेस रिपोर्ट्स पे जाऊंगा। बिजनेस रिपोर्ट्स में क्या होगा कि मेरी कंपनी ने अभी तक कितना सेल किया है, कितना सेल की आगे उम्मीद है, क्या चीज़ घाटे में जा रही, क्या चीज़ फ़ायदे में आ रही, ये सारी रिपोर्ट्स मैं तैयार करूँगा। ये बिल्कुल ऑथेंटिक रिपोर्ट होनी चाहिए, यानी ऐसी रिपोर्ट जो मार्केट से मेरे पास आई है बट वो गलत 1% भी नहीं होनी चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कैसे कि मैं कोई चीज़ को कैसे प्रोडक्ट को बेच रहा हूँ। अभी जैसे सपोज़ करिए कि मैं मैगी मसाला बेचता हूँ, मेरी मैगी मसाला की फैक्ट्री है, इस तरीके की चीज़ें। अब मैगी मसाला आप सब देखते हो मार्केट में आ रही है, उस तरीके का मसाला दूसरी कंपनी नहीं दे पा रही। क्या है, उसने रिपोर्ट तैयार किया, बिजनेस रिपोर्ट लिया कि लोगों को वो मसाला बहुत पसंद आ रहा है। अभी तक उसने छोटे पैकेट निकाले, कहीं बड़ा पैकेट नहीं निकाला। अगर बड़ा भी निकाला तो उसके अंदर छोटे छोटे पैकेट मिलते हैं। बहुत रेयर है ऐसा कि बड़ा पैकेट इकट्ठा मिलता है। तो कंपनी ने क्या किया, अपने बिजनेस रिपोर्ट में देखा कि लोगों की इंटरेस्ट किस चीज़ में है, किस तरीके की चीज़ें पसंद कर रहे हैं, और कंपनी ने उसको लगातार बनाए रखा और वो अभी भी सेल हो रही है। अगर कंपनी ने ये देखा कि उसका बिजनेस रिपोर्ट में ये आया कि वो प्रोडक्ट जो बना के उसने बेचा था बाहर, वो तुरंत फ्लॉप हो गया, बाहर निकलते ही वो लोग खरीदना कम कर दिए हैं, तो वो बिजनेस रिपोर्ट में जैसे उसके पास आएगा तो वो उस चीज़ को बंद कर देगा प्रोडक्शन। तो ये चीज़ें होती हैं। बिजनेस रिपोर्ट किसी भी कंपनी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं वो बिजनेस डेवलपमेंट BD का ही है। ऑपरेशन के बाद में BD लिखा है, बिजनेस डेवलपमेंट। तो बिजनेस डेवलपमेंट में आपको ये चीज़ समझनी होगी एग्जैक्टली कि आप किस चीज़ों को डेवलपमेंट किस तरह से करेंगे। तो एग्जैक्टली आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट में कस्टमर का ट्रेंड क्या है, उनकी टेंडेंसी क्या है, उनके विचार क्या कहते हैं, और उनका किस तरह से उनको रिटेन करना है, किस तरह से हमें नए कस्टमर्स को बनाना है। ये सारे प्रोसेस को समझने के लिए ही आपको पूरा CRM अच्छे से देखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन टॉपिक है, इसी तरह से इसमें एनालिटिक्स होता है। अब एनालिटिक्स क्या होता है, एनालिटिक्स इस चीज़ की रिपोर्ट तैयार करता है कि ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। आजकल AI का ज़माना चल गया है कि जो पूरी तरह से AI में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क करता है, यानी कि जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से है। अभी आप देखते हो कि सब चीज़ों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से बना दिया गया। कोई भी चीज़ क्या होती है मैनुअली जो है धीरे धीरे कम की जा रही है, हर चीज़ ऑटोमेशन में डाल दी जा रही है, और ऑटोमेशन से जो ऑटोमेटिक काम करने लगता है उस वर्क में फ्लो बढ़ा देता है। अब ये AI एग्जैक्टली है क्या, जिस AI की हम बात कर रहे हैं, ये आज की डेट में सबसे बड़ा एक ट्रेंड है, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेंड समझ लीजिए AI। और इसको मैंने अभी बताया आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम बोलते हैं। एग्जैक्टली आप ऐसे समझ लीजिए, जिसको आप रोबोट काल कहने वाले हैं, रोबोट वर्ग एक युग आने वाला है, वही कहलाता है यहाँ पे AI। तो एग्जैक्टली होता क्या है कि आपने गूगल एनालिटिक्स के बारे में सुना होगा। गूगल एनालिटिक्स क्या करता है कि हमारे डेटा को तैयार करता है अपने पास में, बट उसमें साथ साथ आप उसमें
किसी भी चीज़ को कंपेयर करने का प्रोसेस देख सकते हो कि कौन सी चीज़ें हमारी ज़्यादा बिक रही, कौन सी कम बिक रही, कौन सा कस्टमर का कैसा टेंडेंसी, ये सारी चीज़ें। जैसे आप कोई भी गूगल पे सर्च किए और कोई भी चीज़ आपने सर्च की, किसी कंपनी के आपने वेब पेज को ओपन किया। अब वेब पेज को जब आप ओपन करते हो तो आप वेब पेज ओपन करते ही आपने तुरंत वो वेब पेज बंद कर दिया, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। और दूसरा एक बंदा है वो उसको ओपन करता है लेकिन काफ़ी देर उसी पेज पे वो बना रहता है, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो उसका लॉगिन टाइम होगा, किसी पेज पर विजिट टाइम जो होगा, एक जो लगातार बना रहा है उसका कंटिन्यूसली रहेगा, लेकिन एक जो थोड़ी देर में ओपन करके बंद करके चला गया वो कहलाएगा बाउंस हो गया। तो ये सारे एक अलग टर्म है। फिलहाल ये सारे के सारी चीज़ें जो हैं एनालिटिक्स में रिकॉर्ड होती रहती हैं। तो गूगल एनालिटिक्स क्या करता है, सभी की टेंडेंसी को रिकॉर्ड करता है कि आप किस पेज पे गए, कितनी देर तक थे, कहाँ पर क्लिक किया, किस चीज़ को आपने टाइप किया, किस चीज़ को टाइप नहीं किया, आप किस चीज़ को एग्जैक्टली फोकस कर रहे थे, किस पॉइंट पर किस जगह पर कितनी देर आपने उसको रीड किया। ये सारी चीज़ें जो होती हैं एनालिटिक्स में रिकॉर्ड होती हैं और उस तरीके से वो कंपनी को प्रोवाइड कराता है। यही डेटा कंपनी को हेल्प करता है उसकी मार्केटिंग में, उसके एड्स प्रोसेस में, उसकी सेल्स में, जो कि एक सीआरएम का हिस्सा होता है। तो एनालिटिक्स वो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि ये सीआरएम के अंतर्गत आता है। इसके अलावा फिर अब बात करते हैं वर्क फ्लो ऑटोमेशन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। वर्क फ्लो ऑटोमेशन क्या होता है एग्जैक्टली कि जब कोई भी काम मान लीजिए कंपनी में हो रहा है तो कंपनी हर चीज़ को अब मैनुअली नहीं करती है। आजकल सॉफ्टवेयर का ज़माना है, तो आपको ऐप के थ्रू या फिर किसी वेब पेज के थ्रू, किसी ना किसी थ्रू जो है कस्टमर कंपनियां बनाती हैं और उसको रिटेन करने का प्रोसेस करती हैं। आप देखते हो कि कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो तो उसका एक डेटा जो है कंपनी आपसे मांगती है, जैसे आपका नाम मांग लिया, मोबाइल नंबर मांग लिया, ईमेल आईडी। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे आप उस प्रोडक्ट को खरीद के अपने घर आते हो तो आपके मोबाइल पर मैसेज आना शुरू हो जाते हैं एग्जैक्टली ऑटोमेटिक कि आपका ये एक्टिवेट हो गया, आपका ये चीज़, इसके अलावा आपको ये फंक्शन मिल सकते हैं। सर्विस की अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो सर्विस का टाइम आपको दे देता है, बता देता है कितने दिन में आपको सर्विस करानी है। आपसे अपना जो है एक आइडिया पूछता है कि एग्जैक्टली आपको क्या चीज़ पसंद आई, क्या नहीं पसंद आई। तो ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। लेकिन उसी चीज़ को इसलिए भी करता है कंपनी क्योंकि आप हो सकता है कि एक प्रोडक्ट खरीद के लाए और आज उसके बाद उसी कंपनी का आपको कोई चीज़ और पसंद आया और आप आगे भी चीज़ों को खरीदने वाले हो। तो जो वर्क फ्लो है ना वो एग्जैक्टली कंपनी इस तरह से बना देती है कि ऑटोमेटिक लगातार चलता रहे, आप उसके कस्टमर लगातार बने रहें। तो ये ऑटोमेशन में डाल देती है जिसमें काम उसका लगातार चलता रहता है। अब उसे बार बार आपके पास दौड़ के नहीं आना पड़ेगा, कस्टमर बनाने के लिए आपको बार बार उसे शॉप पे नहीं बुलाना पड़ेगा। आपको क्या करेगा, वो टारगेट कस्टमर उसने मान लिया और जो भी आपका इंटरेस्ट देखने के बाद में आपको उस टाइप के मैसेजेस या उस टाइप के ग्रीटिंग्स भेजकर आपको रिटेन करने की कोशिश कंपनी करती है। तो ये वर्क फ्लो इस तरह से बढ़ने लगता है आगे। फिर उसके बाद जो मेन पॉइंट है आखिरी पे जहाँ पहुँचते हैं, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए। हर कंपनी चाहती है अपने सेल्स को इंक्रीज़ करना और ये प्रोसेस उसके लिए सबसे ज़्यादा काम करता है। तो सेल्स फोर्स ऑटोमेशन में क्या होता है कि सेल्स को बढ़ाने के लिए जो भी फैसले होते हैं कंपनी के, जो भी उनसे रिलेटेड कैंपेन्स होते हैं, कंपनी वो सारी चीज़ें करती, चाहे वो मार्केटिंग के एस्पेक्ट में हो, ऐड के एस्पेक्ट में हो, या फिर किसी और जगह पर कोई प्रकार का कंसल्ट कराने के एस्पेक्ट में हो। सारी चीज़ें, ये सभी चीज़ें सीआरएम के अंतर्गत आती हैं। तो आई होप कि आज की चीज़ें ये आपको क्लियर हुई है एग्जैक्टली किन किन चीज़ों से रिलेटेड होता है सीआरएम और किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है सीआरएम। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में हम इसके आगे की चीज़ों को देखेंगे। ऐसे ही चीज़ों को समझने के लिए, देखने के लिए हमारे साथ चैनल पर बने रहिए। एक ऐसे नए वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष चैनल।